तीनों में फ्रेडरिक 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 कॉमन है। तो जो है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 आदमी है। लेकिन चूंकि अब नेट की आदत हो गई है थोड़ा, इतिहास में भी स्टाइल मारने की, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग को थोड़ा डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2 बार से, पहले नेट का एग्जाम यहीं तक सीमित था, जब तक हम आराम से निकालते जा रहे थे ना, तब तक की सिलेक्शन के लिए लेता है। अब नेट भी धीरे धीरे एसएससी बनते जा रहा है, उसको भी बच्चों को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, तो रिजेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं अब। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पूछेगा क्यों नेट के एग्जाम में। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने से इसका क्या लेना देना है, पर पूछेगा तो पढ़ेंगे। नाउ जैकब JAKOB, चांदनी भी नहीं है आज, फ्रेडरिक हर्बर्ट। अरे IAS OAS प्री मेंस कुछ निकला रहता है ना 2-3 बार। हम सिविल सर्विसेज का कोचिंग जो है पढ़ा रहे होते हैं, बहुत मजा भी आता है और पैसा भी मिलता है, बंदा से भी हमको आग और तोप मिलता है एकदम। एकदम खूंखार भेड़िया की तरह होता है वो लोग, एकदम कहते हैं ना, लहू का स्वाद लगा हुआ, क्रूएल, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं सोचता समझता है, सिर्फ क्लास और पढ़ाई। और वैसा बच्चा को पढ़ाने में जितना मजा आता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना उसको माँ बाप रोक सकता है, ना रिश्तेदार रोक सकता है। वो ज्वालामुखी है वो एकदम, ठंडा गर्मी कुछ नहीं। लाइट कट गया तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रहा है। ये क्या हो गया, ये छोटा क्यों हो गया? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या, ये मतलब व्हाइट बोर्ड? जी सर। ठीक है। एकदम जो है ना, कंपटीशन निकालने के लिए, ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कंपटीशन का। हम लोग साइकोलॉजी के फील्ड से हैं तो इस इन चीजों पे बातें करते हैं, वरना इस पे कोई चर्चा भी नहीं करता है। कभी सीरियल वगैरह में देखे होंगे, जैसे माँ काली का जो वो रूप होता है प्रचंड वाला एकदम, कभी ऐसा मोमेंट हुआ हो जीवन में कि सामने मेरे मृत्यु खड़ी है और जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकंड और कुछ डिसीजन का फासला है, उस टाइम पे जो आपका सेल्फ होता है ना, बहुत अलग टाइप का सेल्फ होता है। उसी सेल्फ की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जीवन में। और उस सेल्फ को जब आप नहीं जगाते हैं तो फिर आप भाग्यवादी हो जाते हैं कि हाँ ये सिचुएशन था, इस सिचुएशन ने अलाउ नहीं किया, ये वेरिएबल था, वो वेरिएबल था। और वो एक ऐसा एनर्जी होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जैसे महादेव का तांडव डांस कहिए या माँ काली का वो चाहिए संहार वाला, वो कुछ जानता ही नहीं है एक चीज के अलावा। और उस ऊर्जा को जब अपने अंदर जगाइएगा ना, तो वो सारे बंधन, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कहते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसको जड़ से उखाड़ देना है, लेकिन रुकना नहीं है। तो वो वाला मेंटालिटी थोड़ा सा ना, मतलब अपने ऊपर कभी ऐसे बैठिए, स्थिर से आंख बंद करके शांत हो जाइए एकदम, कुछ मत सोचिए, और देखिए अपने आप को उस रूप में वैसे आते हुए और वैसे चीजों को करते हुए। शरीर का दर्द खत्म हो जाता है उस चीज के आने के बाद। 14-14 घंटा लगातार चेयर पे बैठे रहिएगा, हाथ पैर शून्य भी हो जाएगा, पैर फूल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन के बाद आदत पड़ जाएगा। एक बार हम 18 घंटा लगातार मोटरसाइकिल चलाए थे, और मेरा मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर। तो 3 घंटा चलाने के बाद क्या हुआ कि जो बैठने वाला हिस्सा है वो फील नहीं होने लगा, सुन्न हो गया। मेरे पीछे जो बैठा था उसका भी सेम हुआ, तो बोला अब क्या करें। बोले क्या करोगे, मतलब सुन्न नहीं हुआ, सुन्न हो गया, परेशान होने लगा, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, छू रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि छू रहे हैं, चुट्टी काट रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि पता है जब शून्य हो जाता है ना तो क्या होता है, बोला तब दर्द भी नहीं होगा। अच्छा हुआ कि शून्य हो गया। और उसके बाद ये 3 घंटा के बाद हुआ था, और 18 घंटा मोटरसाइकिल लगातार चलाए। तो हम बोले कि जब शून्य हो गया ना तो अब दर्द भी नहीं होगा, ये उसका फायदा है, चलते चलो। तो यही है कि सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं और कैसे विभत्सता और
है ना, डिफिकल्टी को आप फ्यूल की तरह यूज करते हो। तो वो चीज लानी पड़ेगी, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा चीजों को पाने के लिए अपने एटीट्यूड में। कंफर्ट जोन में आकर के चीजें होगी नहीं। अब आते हैं फ्रेडरिक जैकब फ्रेडरिक हर्बर्ट। इनका नाम भी आता है इंट्रोस्पेक्शन। अभी जो हम आप लोग को बोलेगी कभी आंख बंद करके बैठिएगा, है ना, देखिएगा अपने अंदर कहाँ कहाँ पे बाधाएं आ रही है, कहाँ पे हमको क्रूर होना है, कहाँ कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे टैकल किया जा सकता है सिचुएशन को बुद्धि से। ठीक है, मतलब अगर सर हमको एक, आपके इतना सारा एरो दिए, हम लोग को भी देना है क्या ये? नहीं नहीं, हम केवल बोलने के लिए, कोई वो जरूरी नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन की बात की, जैसे अभी हमने क्या बोला कि कभी बैठिए आंख बंद करके शांति से स्थिर से देखिए कि अपने अंदर क्या है। जैसे आपको दिखेगी कि मेरे रास्ते में या जो चीज हम करना चाह रहे हैं उसके बीच में मेरे गोल में चार पांच चीजें बाधा आ रही है, पांचों को एक तरीके से हो सकता है हैंडल ना हो। किसी चीज को प्यार से सॉल्व करना पड़ेगा, किसी चीज को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, किसी चीज को चूर के तोड़ के बर्बाद कर देना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी। और फिर उसके बाद जब आँख खोल के उठेंगे तो आपके पास एक रिजॉल्व होगा, एक संकल्प होगा कि इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बीच बीच में आ रहा है, एक एक पॉइंट आउट करके ना, एक एक को एकदम हेड में शूट करेंगे और सब प्रॉब्लम को हटाएंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में क्या चीज आती है। तो किलर वाला जो माइंडसेट है, ये जो आपने वर्क किया, ये क्या था? इंट्रोस्पेक्शन से शुरू हुआ। सबसे पहली चीज क्या थी? आपने आंख बंद करके देखा अपने आप को, रियलाइज किया कि क्या है नहीं है, रियल सिचुएशन को देखा, अपने इंटरनल सिचुएशन को देखा, अपने प्रॉब्लम को देखा। जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ से हम लोग रिलेट किए अपने वो चीज से कि वो वर्क अपने प्रति करना पड़ता है। जब आप उस जोन में चले जाते हैं, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में जो बंदा जाता है, अब कोई भी मेडिकल साइंस, है ना, या कोई भी डॉक्टर या कोई भी ये बात नहीं कहता है कि आप जो है 72 घंटे तक पीठ पे 60 किलो का बोरा लेकर के जो है ना, सिर्फ सुबह में एक बिस्किट और एक कप चाय और शाम में एक कप चाय और एक बिस्किट लेकर के, सिर्फ इतना सा खाना पे या एक ब्रेड लेकर के आप 72 घंटा तक 50 किलो का रक्सैक उठा करके 300 किलोमीटर तक दौड़ेंगे रात के अंधेरे में। ठीक है, और वो भी प्लेन रास्ते पे नहीं, पहाड़ी रास्तों पे, उबड़ खाबड़ रास्तों पे, जंगल पे। प्लेन रास्ते पे दौड़ना अलग बात है। तो वो चीज जो है ना, वो ह्यूमन के, मेडिकल साइंस और साइंस भी कहता है कि ह्यूमन के लिमिट से बाहर है वो चीज। जब पानी में आपको डुबा दिया जाता है, ऐसे आप जानते हैं कि 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है सांस रोकने के लिए, और जब आपको पानी में डुबा दिया जाता है 7 से 8 मिनट तक, और पानी के अंदर डूबे हुए आप बेहोश हो जाते हैं, और 8 मिनट के बाद आपको बाहर निकाल के होश में लाया जाता है और आपका सारा पानी निकाला जाता है पूरे फेफड़े से। वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो एक हिस्सा होता है। तो क्या होता है कि मिलिट्री मैन के माइंड का लिमिट को ब्रेक कर दिया जाता है। उसको पता होता है कि मेरा माइंड ज्यादा पावरफुल है मेरे बॉडी से, और अगर मेरा माइंड ज्यादा पावरफुल है तो आई कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ माई बॉडी। उसके माइंड से लिमिट टूट जाती है। जब आप स्नाइपिंग ऑपरेशन में होते हो, स्नाइपर का काम, स्नाइपर जानते हैं आप लोग? स्नाइपर होता है मतलब निशानेबाज होता है, बहुत दूर में वो भेष छुपा करके झाड़ी वाड़ी पहन के ऐसे छुपे रहता है। 15-15 20-20 दिन तक एक ही जगह पे पड़ा हुआ रहता है। एक बोतल जो पानी है उसके बाद उसमें उसको 15 दिन चलाना है। कोई पैसा पे खाना, कोई सीन नहीं। भूख प्यास के लिए जो उसके पास है राशन उतना ही। 10-10 दिन तक कई बार अपनी जगह से एक पोजीशन से हिल नहीं पाता है, वैसे का वैसे ही मूर्ति जैसा पड़ा रहता है। तो ये सारी जो लिमिट्स है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं सोच सकता, उस चीज को वो कर रहा है। उस लिमिट्स को किसने तोड़ा? उसकी प्रैक्टिस ने। उसकी प्रैक्टिस ने उसके माइंड से वो लिमिट हटा दिया। तो जो आदमी सोच नहीं सकता है कि जो चीज करना पॉसिबल है, वो चीज जो है, ये चीज है। तो हमको एक बार एक ब्रिगेडियर साहब थे, तो वो बोले कि हमको फौज में ऐसा लड़का चाहिए जिसको पता है कि सामने मशीन गन चल रही है और सामने ही जाना और कोई रास्ता नहीं है, और जो कि चले जाए सीधा और उस मशीन गन वाले को न्यूट्रलाइज कर दे। तो जितने लड़के थे सबका दिमाग बाउंस कर गया कि ये क्या बात है, ये तो पागलपन है, मूर्खता है। लेकिन उसको माइंड से और उस चीज को कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया। ठीक है, उसके माइंड के लिमिट को तोड़ा, और उसके बाद उसको क्या दिखाया कि आप कितने कैपेबल हो। दिस वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन जो है, जो आत्म समीक्षा कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कहते हैं, उसके कई तरीका है। एक तरीका हमने देखा कि आंख बंद करके हमने वो चीज करा है, दूसरा तरीका है ट्रेनिंग, कि आपको अपने कैपेसिटी से वो चीज मिला दिया। वहां पे जाके सारी चीजें समाप्त जो है आपका वो चीज हो गया। तो वही है कि
मतलब इन चीजों को जानने समझने के बाद, जानते समझते सब हम लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिविलियंस, उन चीजों का यूज नहीं करते हैं कि उससे जो लर्निंग मिलता है, ठीक है, हम लोग एक कंफर्टेबल और नाइस वे में ऐसे पड़े रहते हैं। तो फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने एक चीज बोली कि इंट्रोस्पेक्शन में जो है ना, केवल अभी हमने क्या देखा, आंख बंद करने के अलावा भी एक तरीका था, इंट्रोस्पेक्शन बाय डूइंग, ठीक है, चीजों को करके इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब चीजों को करके आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी स्वयं को एक जानने का तरीका है। इसीलिए इंसान के जीवन में एक्टिविटी बहुत जरूरी है, कि आप एक्टिव रहो, आप कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ किया कर, कुर्ता फाड़ के सिया कर, ऐसे करके। तो जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, तो आपको खुद की कैपेसिटीज पता नहीं चलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन का एक ये चीज भी है कि आपको जो है ना, पता करने के लिए कुछ एक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि एक्टिविटी आपको शेप भी करती है। अब इसके बाद ये चीज है, और इंट्रोस्पेक्शन में इन्होंने क्या बोला कि इंट्रोस्पेक्शन बाय डूइंग की बात इन्होंने कर दी, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन एक तो था आंख बंद करके, इंट्रोस्पेक्शन बाय डूइंग, ये वाला चीज। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, एक ये चीज तो इन्होंने बोला, पर ये इनका आइडिया था, इन्होंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है, इस पे कुछ विशेष काम नहीं किया। तो जैकब फ्रेडरिक हर्बर्ट, फ्रेडरिक फ्रेडरिक तीनों फ्रेडरिक ही है जो हम बता रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग है आगे पीछे का। ये वाला जो है जैकब फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने क्या बोला कि बाय डूइंग वाली एक बात बोली, और दूसरी बात जो मेन इनकी हाईलाइट बात है, इन्होंने इसको बोला कि इंट्रोस्पेक्शन को मैथमेटिकल बनाते हैं। अब ये समझ में आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन को मैथमेटिकल कैसे बनाया जाए, ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है, विचार वाली बात है। तो आप जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, जैकब फ्रेडरिक हर्बर्ट जो ऊपर टॉपिक है, उसके नीचे लिख दिए, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को मैथमेटिकल बनाने की बात कही। अब इंट्रोस्पेक्शन को मैथमेटिकल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर इंट्रोस्पेक्ट हम कर रहे हैं और हमको ये फील आ रहा है, ये दिख रहा है कि कहीं पर हम रुके हुए ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं अपने जीवन, ठीक है, कि कोई एक ब्लॉकेज हमको महसूस हो रहा है, कि कोई एक बाधा है जो हमको आगे नहीं बढ़ने जा रहे, तो लेट्स से कि बाधा या ब्लॉकेज के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि बाधा या ब्लॉकेज के लिए हमने 1 नंबर को चुना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमने 1 लिख दिया वहां पे, ठीक है। बाधा की इंटेंसिटी कितनी है, जैसे आप मान लीजिए कि बाधा के लिए हमने ए वर्ड यूज किया, ठीक है, ए वर्ड यूज किया, और ए पे क्या रखा है कि इंटेंसिटी रखी। अगर बाधा छोटी सी लग रही है तो 1 नंबर दिया, 10 का स्केल दे दिया। अगर बाधा इतनी ज्यादा है कि अनसरमाउंटेबल करे चाहिए उसके लिए, मतलब उसके लिए अनसरमाउंटेबल का मतलब है प्रचंड, अप्रत्याशित, इतना ज्यादा करेज और इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि आप एक व्यक्ति के रूप में पूरा का पूरा बदल जाए। कोई कोई बाधाएं ऐसी होती है ना जीवन में, जो लोग कहते हैं असंभव है, तो असंभव नहीं होता वो। वो संभव तब होता है जब आप इतना ज्यादा ऊर्जा और इतना ज्यादा मेहनत लगा दें, इतना सब कुछ लगा दें कि आप पूरे के पूरे एक व्यक्ति के रूप में बदल जाए 2 महीने 3 महीने में, पूरा ट्रांसफॉर्म होके। तो वो मेटामॉर्फोसिस मांगता है। मेटामॉर्फोसिस का आप सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं, पुनर्जन्म के जैसा। मेटामॉर्फोसिस मतलब पूरा का पूरा रूपांतरण। जैसे कैटरपिलर एक कीड़ा होता है, पिल्लू के जैसा होता है ऐसे करके, ठीक है, और वो जो है तितली बन जाता है। तितली को आप कभी देखिएगा तो कभी सोचिएगा नहीं कि ये कभी पिल्लू जैसा कीड़ा था हरा कलर का जो पत्ता खाता है। तो उसी को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, कि कुछ दिन तक कोकून में रहता है। तो हमने क्या देखा कि जो इस तरीके के प्रचंड इवेंट्स हैं, या कुछ ऐसे बड़े गोल्स हैं जिसके लिए अपने आपको, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में कमांडो बनना एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसके लिए जो है ना पूरे के पूरे आपको पर्सनालिटी और सेल्फ को चेंज कर देना पड़ता है जो उस बाधा को पार करने के लिए। तो मान लीजिए कि उस बाधा को हम A10 कहते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, तो हमने स्कोरिंग में लिखा, इंट्रोस्पेक्शन किया कि एक चीज आया A10, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन का लेवल, मोटिवेशन के लेवल को मान लो कि हमने M से डिनोट किया। मेरे मोटिवेशन का लेवल कितना है, हम इंट्रोस्पेक्ट करके देख रहे हैं कि 1 to 10 में कितना है। हमने पाया कि मोटिवेशन का लेवल मेरा क्या है, 3 है। बाधा का लेवल है 10, मोटिवेशन का लेवल है 3। अब आप लोग बताओ, बाधा बहुत प्रचंड है सामने, बहुत बड़ी है, और उसके हिसाब से मोटिवेशन का लेवल कोरिलेट कर रहा है इस बंदे का, नहीं, M3 है। तो मोटिवेशन का लेवल अगर 3 है, तो क्या लाइकलीहुड है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्या ये इस बाधा को पार कर पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं।
नहीं कर पाएगा। इस मोटिवेशन के, हर एक मोटिवेशन के पीछे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फौज की नौकरी चाहिए थी, तो क्यों चाहिए थी? या आपको आईएएस बनना है, तो क्यों बनना है? बनने के पीछे का जो 4-5 फैक्टर होगा, वो फैक्टर जितना स्ट्रांग होगा, आपका मोटिवेशन का स्कोर उतना ऊपर हाई जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई चीज में इसको बाधा आ रही है, वो 10th लेवल की बाधा है, इसका मोटिवेशन का लेवल 3 है, और 3 कम है मोटिवेशन का लेवल। और मोटिवेशन का फैक्टर क्या है? मोटिवेशन का फैक्टर ये है कि समाज में रसूख होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, एक फैक्टर, इसलिए हमको आईएएस बनना है। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि 4 लोग बोले कि अच्छा आदमी है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो है एक गाड़ी मिले, बंगला मिले, ये वो मिले। ठीक है, ये 3 फैक्टर इसको चाहिए। अब ये लड़का ऐसे घर से बिलोंग कर रहा है कि ये तीनों चीज ऑलरेडी इसके पास है, पॉलिटिकल फैमिली से ये चीज है, रसूख भी है, 4 लोग कुछ नहीं भी करेगा तो भी 4 लोग यस सर नो सर नौकर चाकर करते रहेगा, और गाड़ी वाड़ी भी है, आईएएस लोग के साथ उठ बैठ रहा। तो इसके लिए जो है ना, मोटिवेशन का फैक्टर जो है वो M3 वाली जो बात है, तो इसके लिए नॉट अ सीरियस गोल, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो कुछ ये हो जाएगा। लेकिन एक तरफ दूसरा कोई व्यक्ति है जिसको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा है, सामाजिक बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है, जो विद्याधर तो था, लेकिन विद्याधर होने के बाद भी उसके परिवार और उसकी विद्या और ये सब लेकर के लोगों ने उसके धन कुबेर, लोग उसके ऊपर हंसे, उसको बहुत किए, उसके साथ गलत, बहुत सारा आप लोग केस सुने होंगे कि भाई का मर्डर कर दिया, पूरे फैमिली का मर्डर कर दिया, और बेटा या बेटी जो भी है वो इस चीज से मतलब निकलने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए आईएएस आईपीएस बन गया। बहुत सारी ऐसी कहानियां बड़ी बड़ी पड़ी हुई सक्सेस स्टोरीज। तो वैसा वैसा है, किसी लेडी आईएएस का आप लोग सुने होंगे कि उसके फैमिली के बहुत लोगों को मार दिया, फिर फैमिली दुश्मनी में उसके साथ रेप कर दिया, ये वो बाद में पढ़ लिख करके बिना कोचिंग के वो लड़की आईपीएस बनी, कुछ सर्टेन रैंक लाई थी 1 to 10 के बीच में। तो मोटिवेशन का लेवल जितना हाई होगा, जितना प्रचंड होगा, और बाधा के लेवल जितना है, तब आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तो इनका कहने का मतलब ये था, हम आपको एक एग्जांपल देगी कैसे किसी भी सब्जेक्टिव चीज को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल, ताकि उसको अच्छे से, अब जैसे बताया जाए, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, ये मिस जो है एक्स है, तो मिस एक्स है, मिस एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, उसके सामने बहुत बड़ी बाधा है, मोटिवेशन थोड़ा कम है। ये थोड़ा कम क्या होता है, बड़ी बाधा क्या होता है? जब हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन, ये बाधा को जो है ए से डिनोट कर रहा है, बाधा A10 है, मोटिवेशन M3 है। अब रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस मतलब कितना संसाधन है उसके पास, उसको R से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये R लगाया, और उसके बाद हमने देखा कि संसाधन के स्तर में हम कहाँ पे पाते हैं अपने आप को, मतलब अगर आईएएस की मुझे तैयारी करनी है, तो उसके लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है 1 to 10 के लेवल में, उस संसाधन के स्तर में हम कहाँ पे आते हैं? तो इसने पाया, मान लीजिए कि संसाधन के स्तर में हम 4 ये कह सकते हैं। तो अब 2 चीजें हो सकती है, ये हुआ आपका माइंड का वर्क। ठीक है, ये हम आप लोग को मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करने साथ में सिखा भी रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो नेट के एग्जाम के लिए अपना मैथमेटिकल इंट्रोस्पेक्शन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मॉडल हम आप लोग को बता रहे हैं, ये मॉडल जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट का मॉडल नहीं है, ये हम अभी आप लोग को बताते बताते एक एग्जाम्पल के रूप में बताए कि कैसे न्यूमेरिकली अपने भावनाओं को या किसी चीज को इंट्रोस्पेक्शन करके आप कोडेड करके फॉर्मेट या एक फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं और उसको लिख करके रख सकते हैं कहीं डायरी में। A फॉर रख दिया ऑब्स्टेकल यानी बाधा। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मेट बना बना दिया। M से रख दिया मोटिवेशन का लेवल, R से बना दिया रिसोर्स, संसाधन। तो आप लोग ना इसको एक टास्क समझ करके कीजिएगा अपने ऊपर, नेट को ऐसे ध्यान में रख करके कि नेट मेरा गोल है, उसके लिए मेरे सामने क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक है, तो जैसे ए हुआ, तो एक के नीचे लिखिएगा, ऐसे ए लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका स्कोर लिखिएगा, या फिर इसको फैक्टर्स लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या फैक्टर्स मिली। ठीक है, क्या क्या बाधाएं मिली आपको, ऑब्स्टिकल क्या क्या मिल रहा है, और उसके ऊपर से ओवरऑल आप 1 to 10 के दीजिएगा कितना वो चीज है। अब उसके बाद अगर आपको दिखेगा कि मोटिवेशन कितना है मेरा, और मोटिवेशन को भावना से नहीं जोड़िएगा, मोटिवेशन को एक्शन और भावना दोनों से जोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि लोग मोटिवेशन को ना फीलिंग से जोड़ देते हैं कि हम बहुत मोटिवेशन मोटिवेटेड है, नहीं, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो वो आपके काम में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट प्लस थाउट दोनों मिला के मोटिवेशन हो गया। R फैक्टर हो गया आपका रिसोर्सफुलनेस, आप देख रहे हैं कि मेरे पास नेट की तैयारी करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उसमें से कितने संसाधन है। अब R एक ऐसा फैक्टर है
मान लो कि आपने देखा कि मेरे पास 4 ही संसाधन है 10 में से, ठीक है, जितने संसाधन होने चाहिए उसका 40% ही संसाधन है मेरे पास। तो अब दो रास्ते निकलते हैं, या तो संसाधन को बढ़ाया जाए, संसाधन लाया जाए, या तो इतने संसाधन में ही इसका बेस्ट कैसे निकाला जाए और इतने संसाधन में तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। या तो आप ये मान लीजिए कि नहीं मेरा R4 है उसका R10 है तो हम तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हो गई लूजर मेंटालिटी। और ये हुआ कि मेरा R का स्कोर अगर 1 भी है ना तो भी साला हम करके रहेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मतलब ये नहीं कि काम कैसे होगा, काम ये काम कैसे नहीं होगा, ये मेंटालिटी लेकर के आप चलेंगे तो ये आर फैक्टर जो है आपके गोल में उतना बाधा नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इस तरीके से वे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आर फैक्टर दे दिया मान लीजिए, अब इसके अलावा जो है ना एक मान लीजिए सी फैक्टर, सी फॉर हो गया काउज, कारण। मूल कारण क्या है मेरा इसको करने का, क्या वो कारण इतना मजबूत है? जब कहते हैं कि जब संकल्प को विकल्प नहीं होता है तभी संकल्प की सिद्धि होती है, ऐसा उपनिषद में कहीं पर कहा गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आपके पास अदर कोई विकल्प नहीं है ना, जब जीने मरने का सवाल है और वही है अदर कोई ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमको एक अच्छा जीवन जीना, ठीक है, तो अच्छा जीवन जीना तो जरूरी नहीं है इसके लिए हम आईएएस ही बने या प्रोफेसर ही बने। हम इतने कॉम्पिटेंट है कि हम कैसे भी करके ना एक सर्टेन 50 60 65 हजार का जो मंथली है या जो वो इनकम है हम वो कैसे भी करके कमा सकते हैं, एक फैमिली को चला सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। तो मेरा संकल्प क्या है, कमजोर है, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्यादा विकल्प है। जिसके पास विकल्प नहीं है उसका क्या है, संकल्प मजबूत है और उसके पास कोई ये चीज नहीं। तो कभी कभी ये जो कॉज होता है ना, ये सी फैक्टर आपको देखना है कि सी फैक्टर कितना है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि सी फैक्टर आपका 8 निकला, ठीक है, कि आपका जो है कॉज जो है बहुत स्ट्रांग है, आपका कॉज वीक नहीं है। तो इस तरीके से करके आपने क्या किया, अपना एक सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू आपने एक मैथमेटिकल रिपोर्ट तैयार किया, आपने अलग अलग फैक्टर्स बना दिए, उसको स्कोरिंग कर दिया। तो इस तरीके से अब क्या होगा, अब ये जो फैक्टर्स बन गए A10 M3 R4 C8, आप इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, बताते हैं कैसे। मैथ क्या है, एक भाषा है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। एक फॉर्मूला बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं अभी, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने बनाया। हम आपको चीजों को करना सिखा रहे हैं क्योंकि अब नेट के एग्जाम में इसी तरीके से चीजें आएंगी। टेस्ट कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, और कल गेट के भी एग्जाम में देखे टेस्ट बनाना कैसे है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। टेस्ट की इंटरनल वैलिडिटी कैसे आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, उससे क्वेश्चन आ रहा है। इंटरनल वैलिडिटी को एक्सटर्नल वैलिडिटी को क्या चीज बढ़ा रही है, क्या चीज प्रभावित कर रही है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। जब तक आप प्रोसेस में जाके चीजों को करेंगे नहीं तो कहाँ से वो सारा क्वेश्चन टैकल होगा। केवल जान लेने से नॉलेज का युग खत्म हो गया, ठीक है। इंटरनेट एज में हम लोग आ गए ना, अब नॉलेज का कोई पूछ नहीं है। चौथी पांचवी छठी 10वीं क्लास के बच्चों के पास जो है ना नॉलेज है, तो अब वो भूल जाइए कि अब जो है ना नॉलेज से ही काम चल जाएगा, नॉलेज के आगे बढ़ना होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने निकाला, ठीक है, तो इसको कर दिया सम ऑफ, ये कि सिग्मा किसका होता है, सम ऑफ का फॉर्मूला होता है सिग्मा AMRC, सिग्मा AMRC। हम अभी कॉमा डाल देते हैं इसको। ये चारों चीजों का जो है ना समेशन, ये जो होगा ये आपका पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो इसका जो स्कोर होगा, ठीक है, सिग्मा AMRC हमने निकाल दिया कि ये चारों का स्कोर हो गया। अब इसके बाद जो है ना इसका जो स्कोर निकलेगा, एक स्कोर निकलेगा, मान लीजिए 40 निकला है, 45 निकला है, कुछ भी निकला, उसको 100 के स्कोर से कंपैरिजन कर सकते हैं। 100 माइनस सिग्मा AMRC, 100 में से मेरा इतना, तो कितना बच गया, जितना आपका स्कोर बचा, जो स्कोर बच गया, मान लीजिए कि ये 40 होता, तो ये 40 होता तो क्या बता 60 बचता। अब जो बचा हुआ जो डिजिट है उसको मान लीजिए कि हम इसको कोई ऐसे ग्रीक सिंबल से, मान लीजिए साई से हम इसको डिनोट कर देते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे एक साइकोलॉजिस्ट या स्टैटिस्टिशियन या साइकोमेट्रिशियन काम करता है। साई से हमने डिनोट किया इस डिफरेंस को, तो साई बराबर क्या हो गया, 100 माइनस सिग्मा AMRC, ठीक है। तो ये साई हो गया। अब हम क्या करेंगे, साई को परसेंटेज के वे में निकालेंगे, ठीक है। साई कितना परसेंट है 100 का, ठीक है, साई कितना परसेंट है 100 का, तो क्या हो जाएगा, साई बराबर, साई कितना परसेंट है, साई x परसेंट है 100 का, x बाय 100, x परसेंट है। साई कितना परसेंट, एक मिनट, परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसको, थोड़ा सा हम
देख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि साई जो है 100 में से कितना परसेंट है, तो ये निकालना होगा। तो 100 का x% होगा साई। एक्स हमको अरे यार ये साई को हम 4 लिखा मैंने बार बार, ठीक है, फिर वही, ठीक है। साई का 100 का x% होगा फाई, मान लीजिए साई कितना परसेंट 100 का, इस तरीके से। तो यानी x बराबर क्या हो, x% यानी x/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई गुना 100। तो इस तरीके से करके मैथमेटिक क्या कर दिया, 100 को कटा दिए तो x बराबर हो गया साई, इस तरीके से। तो चाहे आप मैथमेटिकल किसी भी टेक्निक का यूज कीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज का यूज कीजिए या लॉजिक का यूज करके, जैसे अभी हम बनाए इस तरीके से किए, तो आप क्या किए, उसको एक मैथमेटिकल स्कोर दे दिए। तो इससे आप क्या क्या निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो निकालना था वो पूरा का पूरा जो है निकल गया। इसके लिए पहले आपने सिग्मा AMR से निकाला, फिर उसको 100 में माइनस किया, तो 100 में माइनस करके जितना बचा उसका देखा कितना परसेंट है, और उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी की भाषा अलग है। प्रोबेबिलिटी बोलता है 0 या तो 1। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं होगा, और 1 का मतलब है 100% होगा। जैसे लॉटरी में मेरे जीतने की संभावना अगर 0 आएगी तो मतलब क्या है कि बिल्कुल नहीं जीतेंगे, 1 आएगी तो 100% जीतेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का स्कोर हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है। तो उसको क्या करेंगे, जितना परसेंटेज आया उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आ गई कि 0.15। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, सक्सेस होने की अपने गोल में, 0.15। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। और मैथमेटिकल का यूज, मैथमेटिक्स का यूज होना अपने जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है, आप ये सोच करके देखिए। अभी तक इस चीज के पहले तक हम लोग ये सोच रहे थे कि इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अपने आप को जानते हैं, ये वो करते हैं। जानने के बाद उसको मैथमेटिकल कोडिंग करते हैं, फिर उसको फॉर्मूला बना करके एक मीनिंग देते हैं, और उसके बाद एक नंबर रखते हैं। इसी काम को, ये चीज आपको पता चला, आपने डायरी में काम कर लिया, पुनः 3 महीने बाद आप इसी काम को करो, ठीक है। आप पुनः एनालाइज करो अपना, 3 महीने या 1 महीने या 2 महीना कुछ पीरियड रख लो। उसके बाद देखो कि ए का स्कोर कितना आ रहा है, एम का स्कोर कितना आ रहा है, आर का स्कोर कितना आ रहा है, सी का स्कोर कितना आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में, बाउंस तो नहीं मार रहा है? नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ तक आपने एक बार किया, 1 महीने के बाद फिर किया, 1 महीने के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो कितने प्रोसेस करने के बाद, या मान लीजिए आप फिर आपने डिसीजन किया कि आप देख रहे हैं कि M3 है, तो आपने सोचा कि M3 से काम नहीं चलेगा, इसको M8 तक ले जाना होगा। आपने उस तरीके से खुद को मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बहुत तरीके हैं, साइकोलॉजिकल तरीके हैं, या फिर किसी का वीडियो देख लिया, कुछ भी है, आपका अपना तरीका है। या अपने आप को ह्यूमिलेट किया इतना कि मोटिवेट हो गए। जो लोग आपको ह्यूमिलिएट करता है उसके पास जाके उठना बैठना शुरू कर दिया, मोटिवेशन लेवल अपने बढ़ जाएगा कि साला कुछ करके दिखाना है जीवन में। तो इस तरीके से आपने दूसरा सेशन लिया, दूसरे सेशन में आपका कुछ स्कोर आया, फिर तीसरा सेशन लिया, तीसरे सेशन में आपने कुछ स्कोर आया। ये आपका सेल्फ का टाइम है, जो आपने कमिट किया है अपने आप को कि आधे घंटे जो है ना, हर वीक में आधा घंटा या 1 घंटा हम अपने आप को देंगे। उस 1 घंटे में मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा और कोई मेरे आसपास नहीं रहेगा, पूर्णतः एकांत में हम रहेंगे, रात में जग करके ये काम करेंगे, ठीक है। 7 दिन के, 1 महीने के बाद आपने फिर किया, फिर आपका स्कोर आया। पहला वाला स्कोर 0.5 था, ठीक है, 0.15 था। दूसरा वाला स्कोर आया 0.3 मान लीजिए आ गया। तीसरा वाला स्कोर आया 0.18। अब अगर इसको हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 0.15 का वैल्यू, और इस यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो 0.15 का वैल्यू यहाँ पे आया, 30 का वैल्यू यहाँ पे आया, 18 का वैल्यू यहाँ पे आया। आप वीकली ये काम करते जा रहे हो, इस ग्राफ को प्लॉट करते जा रहे हो, आपको अपना परफॉर्मेंस दिखता जा रहा है ग्राफिकल वे में, हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मन में कभी डाउट नहीं होगा, इसको कोई आके बता नहीं सकता जीवन में कि तुम अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसको पता है, और इसको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल रियलिटी पता है। इसका माइंड इसको क्या दिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, ये मेजरमेंट कर रहा है चीजों को। साइकोमेट्रिक्स क्या है, असेसमेंट क्या है, यही तो है। चीजों को डेफिनेट करके वैसे करके देखना, हवा में नहीं रहना, माइंड के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इसने अपने ग्राफ को देख करके समझा। उसके बाद जहां जिस पॉइंट पे इसको डिप मिला, ठीक है, इस डेट में जो है हमको, मेरा मोटिवेशन कम था, ये वो, ये वापस बैठता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है। इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत अच्छी आदत है।
जो मतलब जीवन आपका मात्र 2 महीने में बदल सकती है और आपके व्यक्तित्व को, नहीं तो आप सालों तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या हो गया? इस पॉइंट पे आपने बैठा पॉन्डर किया कि इस पॉइंट पे मेरा स्कोर क्यों घटा था, इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे? फैक्टर्स निकल के आया कि जीजा का ताना जो है बहुत ज्यादा फैक्टर्स था। जीजा आकर के 10 दिन के लिए जो है मेरे घर में बैठ गया, और उसके बाद जे करके जो है ना कुंडली मार करके जो है ज्ञान देने लग गया अपना, ऐसे वैसे ये और वो सिखाने लगा। जो भी काम कर रहे थे उसको डिसरप्ट कर रहा था, सेवा करवा रहा था और उसके बाद ज्ञान दे रहा था, पूरा जो एकदम प्रेस करके रखा हुआ था, ऊपर से बंदा मजाक भी कर रहा था। तो ये बड़ा माथा खराब वाला चीज हो गया। ये पॉइंट आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एक पॉइंट था, एक वो चीज था जिसके कारण हम डाउन हुए। अगले अगले बार आप क्या करोगे? इस चीज के लिए तैयार रहोगे कि हमको ये फैक्टर डाउन नहीं होने देना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्कोरिंग कर रहे हो, उसका उस स्कोरिंग का इफेक्ट अपने परफॉर्मेंस और लाइफ पे देख रहे हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। कौन रोक सकता है आपको सफल होने से? जो लड़का या जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट जो है, जो मॉक टेस्ट लगा रहा है और मॉक टेस्ट के डेली के मॉक टेस्ट के स्कोर को एक जगह पे लिख रहा है और उसका ग्राफ बनाते जा रहा है, एक ग्राफ कॉपी खरीद लिया है और उस पे जो है प्लॉट करते जाता है और मंथली ग्राफ देख रहा है उसको, तो उसको कौन बताएगा कि जो है कि तुम्हारा है कि नहीं? कौन सा जुआ खेल रहा है? कोई जुआ नहीं खेल रहा है, वो चीजों को देख रहा है, उसको पता होगा कि कब हमको तैयारी से क्विट कर लेना है अपने ग्राफ को देख करके, या फिर अपने तैयारी को कंटिन्यू करना है। और जिसको ये चीजें नहीं पता होगी वो डिसीजन सही टाइम पे मेक नहीं कर पाएगा। तो मैथमेटिक्स, अभी हम लोगों ने देखा ना कि एक जो इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया थी, जो केवल ये लग रहा था कि अपने आप को जानना है, देखना है, पहचानने समझने की कोशिश करना है, उसको भी करने का एक डिफिनिट तरीका है, बना सकते हैं हम लोग मैथ का यूज करके। यही बात कही थी जैकब ए सॉरी जोहान फ्रेडरिक, जैकब नहीं जोहान, ये तीनों का नाम जो है ना एकदम, सॉरी इस चीज के लिए, आप लोग चेंज कर लीजिए। आप लोग को हम बोले कंफ्यूज नहीं होने, हम खुद हो गए। जोहान फ्रेडरिक हर्बाट, ठीक है, JF हर्बर्ट, ये तीन आदमी जो है ना, ये तीनों में क्या हुआ है, तीनों बात किया है आपका इसके बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, इसीलिए सिर का दर्द है कि बार बार जो है ना कंफ्यूज आते हैं, जिसमें दो तो मैथमेटिकल मॉडल के ही बारे में बात किया है और एक जो है ना वो बोला है कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे हवाबाजी है, ठीक है। तो फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है, जे फ्रेडरिक हर्बर्ट, इसको लास्ट नेम से हम लोग याद रख सकते हैं, JF हर्बर्ट कर दीजिए, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रेडरिक से कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिए JF हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट। तो इन्होंने यही बोला कि मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करो, इसको मैथमेटिकल ये चीज दो, उसके बाद फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप खोजो। जैसे आप इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो इसमें क्या रिलेशन दिखेगा? जैसे A10 और M3 है, क्या रिलेशन दिख रहा है? जैसे जैसे M का वैल्यू बढ़ता है A का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा कि एकदम चूर के रख देना, एकदम हिंसात्मक आप हो जाइएगा पूरा माइंड से, कि जो है ना मतलब हिंसात्मक ये नहीं कि मारपीट करने लगे, पढ़ाई में हिंसात्मक कैसे नहीं होगा, एकदम स्किन छिलने वाला हिसाब पे वैसा एटीट्यूड में आ जाइएगा, तो क्या होगा कि ए का वैल्यू डाउन होने लगेगा। क्या मिला? नेगेटिव कोरिलेशन मिला। एक का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। मोटिवेशन लेवल कम है तो बाधा बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, प्रचंड दिख रही है। तो इस बीच में आपको रिलेशन भी मिल पाएगा। उस रिलेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू भी दिखा सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? समझने का चीज है। हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाने के नाम पे ठगा गया है। हमको जीवन में बहुत दुख होता था कि हम मैथमेटिक्स में हमेशा फेल करते करते बचे थे, और आज हमको इस बात का गर्व है कि हम हमेशा स्कूल में मैथमेटिक्स में या तो फेल किए हैं या तो फेल करते करते बचे हैं। हमको इस बात का लिटरली बहुत प्राउड है। लोग बोले "यार, क्यों प्राउड है तुमको इस बात का?" मैं बोले इसीलिए क्योंकि अब हमको मैथ्स आता है। क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से आपको मैथ्स नहीं पढ़ा करके आपको केवल फॉर्मूला ठूस करके जो है ना ये करवाया गया कि आलू डालो 16 निकालो, वो बेवकूफ बनाया गया आपको। आज हमको मैथ का लैंग्वेज आता है, हम जो बात सेंटेंस में बोलते हैं उस बात को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, एट द टाइम पे नया मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं हम, वो चीज तरीके से लॉजिक का लैंग्वेज हमको समझ में आया सीखने में, और एक्चुअली में मैथ्स वही है। इसी कारण से हम भारतीय मैथ बना के केवल नौकरी ले पाते हैं, और वो लोग मैथ बना करके रोबोट्स बनाते हैं और ये वो चीजें करता है, क्योंकि वो लोग मैथ को अप्लाई कर पाता है, एप्लीकेशन। साइकोलॉजी में भी, साइकोमेट्रिक्स में, या फिर जहां भी साइकोलॉजी में है ना, यहाँ मैथ को अप्लाई करने की बात है। मैथ केवल स्टैट्स का एग्जाम पास करने तक आप लोग को ये था, लेकिन अब जो हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं ना,
ये मैथ को एक लैंग्वेज की तरह समझने की बात है। जैसे अभी इसको लैंग्वेज का फॉर्म देके हम ग्राफ और स्टैट्स तक पहुंचे, तो इस तरीके से, हालांकि सर स्टैट्स दिमाग से ऊपर जा रहा है। क्यों दिमाग से ऊपर जा रहा है? कहाँ पे दिक्कत हो रही है, पूछिए। पॉसिबिलिटी ऑफ ये वाला, जैसे हम ये बताए कि मैथमेटिकल मॉडल, इसमें ग्राफ दिक्कत हो तक सही है सर। रही, ग्राफ तक सही है। हाँ ग्राफ जैसे आपने बनाया, तो ग्राफ बनाने के लिए मान लीजिए कि जैसे कोरिलेशन हम निकाले, तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन सकता है ना। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बराबर सी होता है, ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना। जी। तो ये क्या एक संबंध है। जैसे ही आपने चार फैक्टर्स निकाले, तो कभी कभी आप चार फैक्टर्स को किसी एक संबंध के माध्यम से दिखा सकते हैं, जैसे ए प्लस बी बराबर सी हो गया, या फिर ए बी के रेट से चेंज करता है तो सी कांस्टेंट निकलता है। ए इज चेंजिंग थ्रू द रेट ऑफ बी और सी कांस्टेंट निकल रहा है। तो इस तरीके से आप एक मैथमेटिकल चीज, तो हर्बर्ट ने यही बात की कि भैया इंट्रोस्पेक्शन में मैथमेटिक्स लगाओ, साइंस लगाओ, ठीक है। तो यहीं पे इसको हम लोग हर्बर्ट की कहानी को समाप्त कर देते हैं। अब दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा इसके। आगे जब साइकोमेट्रिक्स पढ़ाएंगे, तब ये चीज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या चीज करते हैं। अगला व्यक्ति है जैकब फ्रेडरिक फ्राइज। अगेन फ्रेडरिक जैकब फ्रेडरिक फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, अर्थात जेएफ फ्राइज। क्वाइट क्लियर। अब जेएफ फ्राइज क्या है? तो जेएफ फ्राइज ने बोला कि भैया इंट्रोस्पेक्शन अनरिलायबल है। सर जे ओ सी जे एक बात का लिखे हैं। जैकब, JACOB, जैकब, ठीक है। जैकब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अनरिलायबल है, अनरिलायबल है इंट्रोस्पेक्शन, अनरिलायबल, इस पे रिलाई किया नहीं जा सकता। इसका तर्क क्या था? इसका तर्क ये था कि एक बात बताओ, जब बाहर का ऑब्जर्वेशन हम लोग बायस होके कर सकते हैं, हम लोग पक्षपात रहित होकर के नहीं कर सकते हैं। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा, जैसा मेरा नजरिया होगा, उस तरीके से जब बाहर की चीजों को देखने से मेरा दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है। कि हम बाहर की किस चीज को कैसे देख रहे हैं, वो डिपेंड इस पे ज्यादा कर रहा है कि मेरा नजरिया क्या है, इस पे कम कर रहा है कि अगले क्या है। किसी भी व्यक्ति में आप अच्छाई भी देखते हैं, बुराई भी देखते हैं, क्या देखते हैं? हो सकता है आपको उसके, मतलब उसके विकराल आकार लेने से डर लगे, या हो सकता है बहुत कंफर्टेबल फील करे। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है उसके प्रति। क्लियर है? तो जी एफ प्राइज ये हो गया। उन्होंने कहा कि जब बाहर की चीजों को, तो अंदर जो हम लोग अपने आप को देखते हैं, तो वो भी तो अनरिलायबल हो सकता है। ऐसा भी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई आदमी इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो सही जगह पर ही पहुंचेगा, सही चीज पे पहुंचेगा? ये आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो है एक, मतलब कि पन्नी टांग के घर में रह रहा हो और आंख बंद करके से बैठता हो, तो अपने आप को डॉन की तरह देख रहा हो। 52 मुल्कों की पुलिस हमें खोज रही है, ठीक है। हाथ में मेरे आईफोन है, R15 जो है उस पन्नी के अंदर रखा हुआ है। बाल जो है पूरा रेनबो के कलर से रंगा हुआ है ना। पूरा छपरी समाज की हम बात कर रहे हैं। छपरी एकता जिंदाबाद, KTM बाइक और ऐसे वैसे। तो आप लोग में तो हमको नहीं लगता है कि कोई उस तरह के मेंटालिटी का होगा, होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये जो है छपरी समाज हो गया, इसकी जो इस तरीके से हो गया, तो वो क्या देख रहा है अपने आप को? वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो वो अपने आप को क्या पाएगा कि हम कहाँ से कम है। मेरे पास iPhone 16 है, मेरे पास KTM की गाड़ी है, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, मेरे पास फ्रीडम भी है, ठीक है। जिसके पास ये सब चीजें हैं तो फ्रीडम तो नहीं है, मेरे पास फ्रीडम भी है। अब उस छपरी को कौन समझाए कि भाई तुम जो मशरूम जैसा ऐसे लग रहे हो देखने से, फटा चिटा कपड़ा पहन के, लाल पीला बाल करके, KTM चला रहे हो और आईफोन ले रहे हो, ये क्या है? मतलब ये सक्सेस का पैमाना थोड़ी ना है। तुमको लग रहा है कि हम बहुत कूल और बहुत ये वो है। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? इंट्रोस्पेक्शन करके वैसे भी देख सकता है। स्किजोफ्रेनिया है व्यक्ति, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, अपने आप को गॉड समझ रहा है। वो सोच रहा है कि आई एम गॉड, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी में आई एम गॉड कहना वो एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि समझिए कि ऊपर वाले से आपका मिलन इतना ज्यादा हो गया कि वो उस सेंस में कहा। लेकिन मेंटल हेल्थ में आई एम गॉड कहना एक बहुत चीज है। आई एम गॉड कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब आई एम गॉड कह दिया अगर उस वे में कि चलो मैं और मेरा ईश्वर एकाकार हो गया, पावर के वे में नहीं कहे कि हाँ मेरे में सिर्फ मैं रहा ही नहीं, मेरे में जो है सिर्फ वही हो गया, तो मैं वही हो गया। तो ये एक डिफरेंट चीज है, ये झुक करके बोलना है। और एक होता है तन के बोलना कि आई एम गॉड, मैं ही ईश्वर हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया का इंटरप्रेट या क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, काम आया नहीं काम आया। एक लड़का, ठीक है, दीवाना सा पगला सा जो आशिकी में डूबा हुआ है, उसको वर्ल्ड की रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बैठता है। वो ये नहीं देखता है कि हम जो विवाह का सपना देख रहे हैं, विवाह एक जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है, दो परिवारों का मिलन है, या एक किसी की बेटी को हम घर पे ला रहे हैं। तो जीवन में आप एक पालतू जानवर का सही से ख्याल नहीं रख पाए हो कभी, ठीक है, और किसी के घर के बेटी और इज्जत को घर ला रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हम उसको रख पाएंगे, उस इज्जत को प्रॉपर, लक्ष्मी को उसके स्थान में या उसके रुतबे में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। प्रैक्टिकल सोच नहीं, प्रैक्टिकल सोच रहा है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, तो वो केवल भावुक पक्ष देख रहा है कि नहीं क्यों नहीं हुआ। प्रेम का मतलब तो वही है कि घास की रोटी भी खाएंगे लेकिन साथ नहीं पाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे लेकिन साथ नहीं पाएंगे। वाकई ये है भी। पर अभी के टाइम में लोग इतने उच्च श्रेणी का प्रेम नहीं एफोर्ड कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ये समझ क्या हो गया इंट्रोस्पेक्शन। अलग अलग लोगों का इंट्रोस्पेक्शन क्या हो रहा है, उनके अलग अलग दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन भी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, दृष्टिकोण से, लिख लीजिए, प्रभावित होता है। तो इन्होंने कहा इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन क्या है, अनरिलायबल है। तो इन्होंने कह दिया अनरिलायबल है, क्यों कहा ये भी हम लोग समझ गए। इनका यही तर्क था कि इस कारण से इंट्रोस्पेक्शन भी अनरिलायबल है। तो क्या इनका तर्क झूठा था, जो आप लोगों ने लॉजिक अभी सुना, क्या लग रहा है कि झूठ था या सच्चाई है इनके लॉजिक में, दम है? कोई नकार सकता है इनके लॉजिक को? नहीं लग नकार सकता। अरे एक सेकंड रुकिएगा, गया मेरा लैंप। जब से इस रास्ते में घुसे हैं ना, तब से मेरे घर में खाली शॉर्ट सर्किट होते रहता है। हर तीसरे दिन यहाँ का सर्किट, वहां का सर्किट। प्रभु, कभी बिजली गिर जाएगा, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या ही है। लोग के मकान में 50-50 साल तक प्लग उलग नहीं जलता है, क्या मेरे यहाँ क्या हो गया। इंट्रोस्पेक्शन भी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। तो चलो ये चीज हो गई है कि यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, कोई बात नहीं, इन्होंने नकार दिया। फ्राइज ने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन को फ्राई कर दिया, बोला कि हटाओ फालतू चीजें, ठीक है। इसके पहले आए थे हम लोग हर्बर्ट ने क्या बोला कि भैया मैथ लगाओ। अब एक और मैथमेटिशियन आते हैं। फील्ड के देखिए दो चीज होता है ना, कि हिस्ट्री को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक होता है कि हिस्ट्री को पढ़ लेना, आप पढ़ पढ़ के निकाल दिए, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ऐसे ऐसे ये हो गया, इसके बाद ये हुआ, चलो खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर पढ़े। वैसे पढ़ने में भलाई क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो और एक एक चीज को डिटेल से पढ़े, तो समझो एक तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। दोबारा जब उस सर इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी क्या आत्मनिरीक्षण, होगा? ठीक। दोबारा जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो उस चैप्टर को फिर से आप रिवाइज कर रहे होगे। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है कि सर इतना ये है वो है। जिस तरीके से डिटेल में आप चीजों को पढ़ रहे हैं कि सिलेबस खत्म होते होते ऑटोमेटिकली 4-5 बार रिवाइज हो जाएगा चीजें। अब आते हैं सर जैसे एडवर्ड। हिंदी में लिखाते थे ना दो दो लाइन, वैसे लिखा भी दीजिए। हाँ, तो इसमें बस इतना ही लिखना है, इंट्रोस्पेक्शन भी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, ठीक है। इससे तो क्लियर हो ठीक है, जाएगा ना कि उतना डिस्कशन तो लेख लिखाने की जरूरत नहीं है क्या, ठीक है। या वहां पे लगे कि और लिखाने का है तो बोलिए। ऊपर वाले में आप लोग लिखे मैथमेटिकल मॉडल लगाना है, नहीं वहां पे तो नहीं लिखा हूँ। लिखिए। हर्बर्ट में, हर्बर्ट में नीचे लिख लीजिए कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन में मैथमेटिकल मॉडल लगाने की बात कही। बस एकदम शॉर्ट में लिखते जाइए भाई, इसी से सब कुछ याद आ जाएगा और समझ। हर्बर्ट वाले में लिखिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन में मैथमेटिकल मॉडल लगाने की बात कही।
जे एफ हर्बर्ट, एक लाइन में इनका योगदान हो गया। अब आते हैं एडवर्ड फ्रेडरिक बेनेके। अगेन फ्रेडरिक, ये क्या है? ई एफ बेनेके। ई एफ बेनेके, ठीक है। ई एफ बेनेके ने थोड़ा क्या सा बोला? और ये तो नीचे, ये अभी जो हम्म, लिखे हैं, हाँ नहीं अभी जो लिखे हैं बस वही वाला। हम्म। हाँ ठीक है। एडवर्ड फ्रेडरिक बेनेके। अब ये क्या कहते हैं कि भैया मैथमेटिक्स मत लगाओ। कह रहे हैं कि बहुत इमेच्योर काम है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन में मैथमेटिक्स लगाना बहुत इमेच्योर काम है। इंट्रोस्पेक्शन में मैथमेटिक्स लगाना बहुत इमेच्योर काम है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? बेनेकी साहब कह रहे हैं कि बहुत इमेच्योर काम है। अब कहने का क्या मतलब है? आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। इमेच्योर काम है, ये सेंटेंस को लिख लीजिए। अब इमेच्योर काम क्यों है? क्योंकि लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स की बात आती है। ये भी ऐसे जैसे हम घेर के लिखे हैं ना, यही बात। लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, है ना। हर चीज को मैथमेटिकली नहीं डिनोट किया जा सकता। और दूसरी बड़ी चीज है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को सीखना और मास्टर करना उस एफिशिएंसी से सबके बस की बात नहीं है। बस की बात हम लोगों के लिए, खासकर दुनिया के हर एक कोने में नहीं। पश्चिमी देशों में मैथमेटिक्स बहुत सहज और इजी वे में लोग सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि मैथमेटिक्स हम लोग को बनवाया जाता है। किसी को नहीं पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है। आप एक बार वीडियो देख के समझ सकते हैं। और उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस वही है। सर हाँ, एडवर्ड के नीचे क्या लिखे हैं? किसके नीचे? एडवर्ड के नीचे क्या लिखे हैं? एडवर्ड फ्रेडरिक बेनेकी, BENEKE, ठीक है। बेनिके, BENEK, बेनिके, बेनिके। तो इंट्रोस्पेक्शन में इन्होंने बोली लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स। अब इनके तर्क को समझिए। अब जैसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं गया है, आपको मैथमेटिक्स के नाम पे केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने और बनाने बताया गया है, और फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर ला करके पीठ थपथपाने के, बहुत तेज लड़का है। उसको पता ही नहीं है कि हम 100 में जो है ना 99 100 ला करके हम बुड़बक बन गए स्कूल में। हम 100 नंबर लाने का चक्कर में हम गधा का गधा रह गए, ठीक है। उसको ये चीज पता ही नहीं है मैथमेटिक्स में, क्योंकि वो तो सोच रहा है कि हमको स्कोर आ गया, हमको बढ़िया इंटरप्रिटेशन आएगा। अब भैया स्कोरिंग तो आपके मैथमेटिकल स्किल का टेस्ट कर ही नहीं रहा था। स्कोरिंग तो सिर्फ ये देख रहा था कि इसको इस तरीके से कैसे प्रॉब्लम बना लिया फॉर्मूला पे डाल के, बस। यही है लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स, समझे। आप मैथमेटिक्स को यूज करना नहीं जानते, आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते, गिवन सिचुएशन में केवल सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। तो मैथमेटिक्स जैसी भारी चीज को जब साइकोलॉजी में लगाया जाएगा तो हर लोग क्या होंगे, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक बार ऐसे क्या हुआ था कि मतलब अपनी कॉपी में हम लिख दिए ऐसे करके, कैलकुलस के वे में जो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके जो है पूरा साइकोलॉजी के कुछ कुछ चीजों को लिख दिए वैसे करके पूरा वे में। तो हम फ्लो स्टेट में होते हैं कॉपी लिखने में, मतलब मजा के स्टेट में होते हैं एग्जाम में, हम प्रेशर वाला चीज नहीं रहता। तो मजा मजा में वैसे लिख दिए। तो इंटरनल की कॉपी थी, बाद में किसी डिपार्टमेंट के टीचर ने बुलाया, संजोग बस वो टीचर इतने काइंड थे कि हमको बुलाए और बुला करके पूछे कि ये जो लिखे है उसका क्या मतलब है। तो बोले कैलकुलस कहाँ से पढ़ा, कहाँ ये फॉर्मूला हुआ। तो फिर हम बोले कि मैम फॉर्मूला तो किताब में नहीं है, पर इसका ये मतलब है। तो ऐसे करके हम बताए कि ये इसको डिनोट करता है। तो इसको हमको लगा कि इतना बड़ा जो लिखेंगे
तो पूरा 5 पेज लग जाएगा हमको इसको एक्सप्लेन करने में, तो हम कंडेंस करके फॉर्मूला के रूप में, तो मैम हमसे पूछ करके एक्सप्लेन करवाएगी इसका क्या मतलब है, तो हम बता दिए कि ऐसे ऐसे मतलब है। लेकिन ये तो संजोग की बात है कि अच्छे टीचर थे, उनको लगा कि ब्रजेश अगर कुछ लिखा है तो कॉपी भरने के लिए नहीं लिखा होगा, कुछ इसका मतलब होगा, तो हमको बुला करके पूछे वो। तो फिर हम बता दिए कि ये इस तरीके से है, फिर सामने भी नोट करके दिखा दे, तो बोले कि इसीलिए हम तुम्हारा काटे नहीं। हमको लगा कि एक बार काटने के पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमको भी जानकारी नहीं है, मतलब ये चीज़ है। तो वहाँ पे हमने कैलकुलस का उपयोग कर दिया। हमको नहीं पता था कि साइकोलॉजी में कैलकुलस का उपयोग नहीं होता है। हमको ये भी नहीं पता था कि साइकोलॉजी में प्रोबेबिलिटी का उपयोग नहीं होता। तो मैथ मेरा बढ़िया डोमेन था, हमने कर दिया, बाद में मालूम चला। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, बाहर सब जगह होता है। लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स। न्यूटन महोदय जब ग्रेविटी पे काम करने लगे, तो उनको क्या पता चला एक टाइम पे? उनको पता चला कि जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम डिनोट करना चाह रहे हैं, उसके लिए साला आज तक मैथमेटिक्स कोई बना ही नहीं है। ज्योमेट्री बना है, नंबर सिस्टम बना है, ठीक है, सीरीज बना है, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स बना ही नहीं है। तो फिर वो जो गैप था, उसके लिए उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया, जिसको कैलकुलस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और फिर उस लैंग्वेज के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूटन की बहुत बड़ी देन है कैलकुलस। तो ये उन्होंने किया। तो यही है लिमिट ऑफ मैथ। कई बार मैथमेटिक्स में आप किसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या तो अपनी कम क्षमता के कारण, या तो अगले के समझने की कम क्षमता के कारण, या तो मैथमेटिक्स में वो चैप्टर आज तक या वो लैंग्वेज किसी ने डेवलप ही नहीं की है। तो ये 2-3 चीजें हैं। तो इन्होंने यही बोला कि अगर आप मैथ लगाओगे, मान लो, तो वो भी उसकी परिपूर्णता में होनी चाहिए ना। मैथ भी इतना साउंड होना चाहिए, इतना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और सोशल साइंस में हो नहीं रहा है वो। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर दिया कि विषय को आपने क्लिष्ट बना दिया। हमें चीजों को समझना है, चीजों को एक्सप्लेन करना है। आपने उसको सरलता से समझाने के लिए एक लोगों के सामने एक बड़ा सा मैथ का पहाड़ रख दिया कि भैया ये पहाड़ पे चढ़ो, उसके बाद सारा चीज मास्टर करो, तब जाके मेरी बात सुनो। इसीलिए इन्होंने मना किया कि जो है ना मैथमेटिक्स लगाना इमेच्योर काम है। इन्होंने ये नहीं बोला कि गलत है। देखिए सेंटेंस है ना, इमेच्योर, इमेच्योर वर्ड का इन्होंने यूज किया कि इमेच्योरिटी वाली बात है, क्योंकि एक अप्लाइड सोशल साइंस है और उस पर आपने वो चीज किया। लेकिन साइंस ना कभी भी किसी की सुविधा को नहीं देखता है। आपको ब्लैक होल का इक्वेशन नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपको क्वांटम फिजिक्स नहीं समझ में आता है, आपको टाइम डायलेशन के बारे में नहीं पता है, आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में नहीं पता है, मतलब आपको या हमको, जितने भी लोग हैं, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो क्या साइंस रुक गया उसके लिए? ठीक है, सर नेक्स्ट लेटर के बारे में नहीं पता, साइंस रुक गया उसके लिए? नहीं, साइंस ने अपना एक ब्रांच मोड़ लिया, जिसको नहीं पता नहीं पता, हमको पता है ना, हम लोग वो काम करेंगे। तो ईएफ बेनिके ने भले ही ये बात कही, लेकिन ईएफ बेनिके के इस बात को कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर दुनिया मान रही होगी तो हम साइकोमेट्रिक्स इसीलिए लिए हैं कि मैथमेटिक्स लगा करके हम साइकोलॉजी को साइंस के उस स्टेटस तक पहुंचा पाए जहाँ पे मैथमेटिकली हम चीजों को करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जो है ना मैथमेटिकली हम सॉल्व कर पाए। तो पर्सनली मेरा रीजन यही था साइकोमेट्रिक्स लेने का। नौकरी करना होता तो क्लिनिकल लिया जाता। तो ये क्या है कि लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स की इन्होंने बात की। और ये जो है ना, ये 3 जो है, बेनेके है और फ्राइज है और ये जो है फ्रेडरिक हर्बर्ट है। इन तीनों का इंट्रोस्पेक्शन के फील्ड में बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन जनरल साइकोलॉजी में इसकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। इसकी चर्चा तब आप करेंगे जब आप साइकोमेट्रिक्स में आएंगे। एक किताब है मेजरिंग द माइंड, मन का मापन, ठीक है, 3,500 रुपए की किताब है वो। तो मन का मापन, उसमें लेखक ये चीज कहते हैं, उसी में वो समझाए हैं कि मन और मानसिक चीजों का मापन कैसे किया जाता है मैथमेटिकली। तो वहीं से जाकर के ये चीज निकली और पता चली, ठीक है। तो ये बेनी की, तो इस कारण से हम इंट्रोस्पेक्शन में इसको आप लोग को ऐड कर दिए। अगर जनरल ऐसे कोचिंग वाला मटेरियल चलाते तो हम बिल्कुल इसको ऐड नहीं करते। यहीं पे हम लोग का व्यक्तियों की बात खत्म हो जाती है आज, ठीक है। अब जितने जितने लोग माइलस्टोन्स हम लोग देखें डेवलपमेंट में, कि एंशियंट लोग जो लोग थे, जो लोग अपना अपना बात बताए कि इनका किनका क्या क्या योगदान रहा था साइकोलॉजी के इतिहास में, इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी इरा। विज्ञान के बनने के पहले, अरस्तु प्लेटो की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुकरात की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उसके पहले की बात कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग साइकोलॉजी के वृक्ष में जो उसका बीज था, जहां से अंकुरन हुआ, हम लोगों ने अभी उसको पढ़ा, उस टाइमलाइन पे जाके हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्या हो गया, बीज अंकुरित हो गया, पत्ता फेंकना शुरू कर दिया, मैथमेटिक्स दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड दिख रहा है। अब हम लोग इसके उस स्वरूप को पढ़ना चालू करेंगे जो हम लोग को बाहर एक वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, फल के रूप में दिखाई दे रहा है, पौधों के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे जेस्टाल्ट की तरफ, स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ, फंक्शनलिज्म की तरफ। लेकिन उस वहां तक पहुंचने से पहले अब हम लोग के पास सॉलिड फाउंडेशन और हर एक चीज का जवाब है कि कोई चीज क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, उसका बीज क्या था, उसका रूट क्या था। इसी को कहते हैं चीजों को एपिस्टेमोलॉजिकली पढ़ना, ताकि आप कहीं भी बोले या कहीं भी आर्टिकल लिखे तो आपका वो चीज साउंड हो। आप एक एकेडमिक पप्पू की तरह नहीं हो कि गोल्ड मेडल ले लिया, टॉपर बन लिया और कुछ कुछ कर लिया और उसके बाद अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़ा। तो नहीं, आपको एक्चुअली में होना ही है। तो प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी एरा हम लोग का खत्म हो गया। इसमें लिख लीजिए हर्बर्ट बेनेकी महोदय में, ठीक है, लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स। ये चीज हमको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरे चीज में घुस जाते हैं थोड़ा सा, इज्म की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा, इतना दिन जो मेहनत की है ना हम लोग, ये जो 2 महीना जो इसको पढ़े हैं, अभी तक किसी को अगर लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे थे, अब जब साइकोलॉजी में घुसिएगा ना, ये चीजें इतनी स्मूथली ग्लाइड हो मुझे जाएंगी ऐसा ना। लगता नहीं है, पर कभी कभी जो है ना समझ में नहीं आने लगता है। हाँ, तो वही चीज है, भरोसा रखिए हम पे, हम कभी भी गलत दिशा में आप लोगों को नहीं ले जाएंगे, ठीक है। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस और वो चीज है ना, ऐसा नहीं कि एक आध 2 बार मिस्टेक से हम कर लिए हैं नेट वाला एग्जाम क्लियर, लगातार किए हैं, इस बार भी करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, हाँ बस तरीका थोड़ा अलग है, बस यही चीज है। तो आप लोग को एकदम बिलीफ रखना है, चलते जाना है और फॉलो करना है। डिमांड बस यही हम करेंगे आप लोग के साइड से कि मेहनत, ठीक है। जो पहले जो है ना, बोले थे ना कि एक अब्राहम लिंकन का कथन है कि 6 घंटे अगर हमको पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा तो 5 घंटे तक हम कुल्हाड़ी पी जाएंगे और 1 घंटे में पेड़ काट के दिखा देंगे। तो यही मेरा ये वाला चीज है। अब ये जो इतना पीछे वर्क किया, मेहनत की है ना, इतना पसीना बहाए हैं जो, वो अब जाके पता चलेगा कि वो कितना काम किया, जब चीजें सरलता से समझ में आ जाएगी, आप लोग के समझने के तरीके में अंतर आ जाएगा, आप लोग पढ़ते पढ़ते ये महसूस कीजिएगा। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है आमतौर पे, बताइए, याद तो होगा ही। सिगमंड फ्राइड। हाँ, विलियम सिगमंड वुंड फ्राइड को। उसको। दो सर तक तीन लोगों, सिगमंड फ्राइड कौन था? सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। विल्हेम वुड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन विल्हेम वुड को ही इन जनरली जो है ना फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके पहले तक आप देख रहे थे कि साइकोलॉजी का नेचर क्या था, फिलोसफिकल था। प्लाटो, अरिस्टोटल, ये सब के टाइम पे है ना, फिलोसफिकल नेचर था। और विल्हेम वुंड के आने के बाद से क्या हो गया कि विलेम वुंड ने एक फादर की तरह इसको क्या किया, पोषण दिया। तो अब देखिए, फादर बहुत सारे रीजन से कहा गया। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन क्यों कहा गया? क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो नजरिया दिया, ठीक है। किसी व्यक्ति ने जो है ना सेल का आविष्कार किया या ऐसे वैसे किया तो उसको फादर ऑफ सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं। तो फादर बहुत सारे रीजन से कहते हैं। आप लोग कभी ये मत समझिएगा ना कि फादर का मतलब है कि उसी ने आविष्कार किया। डिफरेंट रीजन है फादर कहने के। हमारे साइकोलॉजी में विल्हेम वुंड को फादर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे। फादर इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने फादर की भूमिका निभाई, उसको पोषण दिया। इन्होंने पहला लैब खुलवाया, ठीक है, फंडिंग दिलवाई, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में वो दिया, यानी कि एक साइकोलॉजी क्लब स्टार्ट किया उस टाइम पे जर्मनी। अगर उस टाइम के हिसाब से देखिए तो एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का क्लब इन्होंने बनाया, उस क्लब में लोग ज्वाइन किए। तो इन्होंने एक्चुअली एक पिता की तरह इस डिसिप्लिन को पोषित किया। लेकिन ये पहले व्यक्ति नहीं थे। पिता का मतलब क्या होता है? जिसने मुझे जन्म दिया, ठीक है, जिसके गुणसूत्र से मैं पैदा हुआ। तो उसमें विल्हेम वुंट नहीं थे, ठीक है। सेल की जब बात करेंगे, सेल का डिस्कवरी जिसने किया, सेल बायोलॉजी के फादर को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि एक कंसेप्ट उन्होंने दिया, उसके उनके दिमाग से ये कंसेप्ट आया तो वो फादर हो गए। तो साइंस में ना फादर, अगर आप कह रहे हैं किसी ने कुछ आविष्कार कर दिया तो उसको उसका फादर का दर्जा मिल गया, तो आप इमेच्योर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि फादर का दर्जा उसको क्यों मिला है। यही चीज है विल्हेम वुंड के साथ। इसी में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि विल्हेम वुंड से तो पहले बहुत लोगों ने साइकोफिजिक्स किया, ये किया वो किया, फिर सिगमंड फ्राइड ने शुरू किया,
उसके पहले अरिस्टोटल प्लाटो करे थे, तो इन लोग को क्यों नहीं मिला फादर का दर्जा? अब इनको मिला है फादर का दर्जा और इसी कारण से मिला है। तो ये चीज हम लोग मान के कह रहे हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब कब बनाए थे? 1879 में, ठीक है, 1800 समथिंग में आकर के। कहाँ बनाया था? जर्मनी के लीपजिग में। ये सब तो याद ही होगा आप लोग को। जर्मनी का एक शहर है लीपजिग, लीपजिग। ये सब ऐसे ही नोट्स के फॉर्मेट में लिख लीजिए, बुलेट पॉइंट दे दे करके, ठीक है। सर तो अन्ना फ्राइड कौन थे? एना फ्राइड उसकी बेटी थी, सिगमंड फ्राइड की। हाँ। सिगमंड फ्राइड पढ़ाएंगे ना, सिगमंड फ्राइड के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सिगमंड फ्राइड मेरा वन ऑफ द मतलब पसंदीदा फिगर्स में से एक है, उनका कंट्रीब्यूशन। हम खुद साइको एनालिसिस में अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं और हिप्नोसिस में, कभी होगा जीवन में साइकोमेट्रिक्स के अलावा। तो फ्राइड हमको बहुत प्रॉमिसिंग वो चीज लगता है, और कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल क्योंकि उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया ना, जो उस टाइम पे इतना विवादास्पद था कि बेचारा विवाद में घिर गए, उनको इतना दिक्कत हो गया कि बोला ना जा सके। पर वो इतनी गजब की चीज दिए थे ना वो। अच्छा, खैर, जर्मनी की बात कर रहे थे। लीपजिग है, जर्मनी का एक शहर है, ठीक है, लीपजिग। तो इसी नाम से यूनिवर्सिटी भी थी उस वक्त, लीपजिग यूनिवर्सिटी। तो वुंड, विल्हेम वुंड जो है ना, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, जर्मनी के लीपजिग में वहां पे रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, सबसे इल्यूसिव चीज जो साइकोलॉजी वालों के लिए रही, सबसे इल्यूसिव चीज इनिग्मा कहते हैं। इल्यूसिव का मतलब समझते हैं? मायावी, ठीक है। इनिग्मेटिक मतलब हाथ में ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत क्लाउडी सा है, बहुत अलग सा है। जैसे आप समझिए कि अगर आप अभी आंख बंद किए हों और आकाश गंगा में कहीं पर हो, व्हाइट कलर का क्लाउड दिख रहा है, दूर से टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ दिख रहा है, लेकिन बीच में हल्का सा क्लाउड है, धुंधला चीज है तो, लेकिन क्लाउडेड है, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये एक इस तरीके का मतलब समझिए कि जैसे कार्टून मूवी सब में देखते हैं ना, कि कोई जंगल में गया और एक रोशनी का ऐसे पुंज दिखा, जैसे उस रोशनी को छूने के लिए आता है, वो उधर भाग जाता है, हाथ बढ़ाता है तो पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ की डाली पे चढ़ा तो नीचे आ गया। कार्टून की मूवी सब में ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज दिखाया जाता है, जुगनू या ऐसे वैसे। तो ये एक बड़ा इल्यूसिव चीज है, कॉन्शसनेस। साइकोलॉजी के लोगों को हमेशा इसने ना, जिसको भी इसमें डीप इंटरेस्ट रहा है, सब कोई कॉन्शसनेस से जो है ना, ये जो है इसके पीछे पड़ा है। तो ये जो है ना, ये बॉलीवुड का जैसे बॉलीवुड में जो रेखा थी ना, एक एक्ट्रेस, कहा जाता था कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो कि रेखा के आकर्षण से बच सकता था। और ये वो दौर था, वो चीज में बोला जाता था कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि कोई भी पुरुष इनसे मोहित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आप तो हंसिएगा मत मेरे ऊपर। हम जब छोटा थे, 4 या 5 साल का, तो मतलब ऐसे घर में मम्मी वैसे डिस्कशन करती होगी, तो बोला कि टेस्ट करते हैं। फिर बच्चा है तो हमसे पूछा गया, तुमको सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन लगती है? तो हम बोले रेखा। बोले क्यों? बोले कि बहुत अच्छी लगती है देखने में, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव लगती है हमको। 5 या 6 साल के होंगे हम। तो 5 6 साल का जो मेल है बच्चा, इसमें कुछ वैसा फीलिंग नहीं है, उसको तक को जो है वो अट्रैक्टिव लग रही है। क्यों लग रही है ये नहीं पता है। और जो लोग भी उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता था कि जानते थे उसको, वो अजीब सा मैग्नेटिक खिंचाव महसूस करते थे। तो कुछ लोग कहते थे कि ये काला जादू करवाती है, ऐसे वैसे क्या करते पता नहीं, गपशप अलग। तो वो जो एक इल्यूसिव, जो वो इनिग्मा वाला स्टेटस था ना, वो इनिग्मा का स्टेटस हम लोग का कॉन्शसनेस का है। हर पुरुष के दिमाग को ना इसने खींचा जरूर है अपनी तरफ। इसके चक्कर में आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। एक हार्वर्ड का एक साइकोलॉजिस्ट था, साइकोमेट्रिशियन भी, ठीक है, वो आधा किलो एलएसडी लेकर आया। आधा किलो एलएसडी का मतलब पता है क्या होता है? आधा किलो एलएसडी एक ड्रग होता है। आधा किलो एलएसडी का मतलब है कि एक ड्रगिस्ट का 5 साल का जो है ना ड्रग का इंतजाम, एक नशेड़ी का। छोटा छोटा जो है ना, मतलब एक बूंद से भी छोटा, पेन के जितना है उतना सा ड्रॉप लेगा जीप पे, पाउडर। और तो समझिए 1 साल से भी कितना बोले, 5 साल, हाँ 5 10 साल का इंतजाम है उसका एलएसडी का। वो चलेगा, वो भी ग्रुप में करेगा ऐसी हरकतें। तो एलएसडी क्या करता है ना, एलएसडी आपके कॉन्शसनेस के स्टेट को चेंज कर देता है। आप कॉन्शसनेस का स्टेट क्या है सर? कॉन्शसनेस का मतलब होती है चेतना, चेतनावस्था। कभी आप लोग महसूस किए हैं कि सोए हुए हैं और सोने और जगने के बीच में एक स्टेट होता है कभी कभी, कि सुबह में या कभी ऐसा लगता है कि सोए भी हुए हैं, जगे हुए भी है, मतलब हम एकदम सोए हुए रिलैक्स है, लेकिन हमको सब कुछ पता चल रहा है रूम में कहाँ क्या हो रहा है, आंख जी बंद करके सर, पड़े हुए हैं, जी सर, है ना? ऐसा होता है। हाइपर अलर्ट फोकस लेकिन हाइपर रिलैक्सेशन,
चेतना का वो एक स्टेट है, और उसको फ्लो स्टेट कहते हैं। वो लर्निंग के लिए ऑप्टिमम होता है, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये क्या हुआ कि उस टाइम पे आपको लगा कि ये मैजिक है क्या, कि हम लेटे हुए हैं, हम कुछ देख भी नहीं रहे आँख खोल कर, हमको कैसे पता चल रहा है कि कोई सामान उस टेबल पे व्यक्ति ने उठा करके रख दिया, खट से आवाज किया तो वहीं पे रखा, और फिर वो उधर से बोलते हुए गुजरा, एक एक साउंड सुनाई पड़ेगी लेकिन आप डिसरप्ट नहीं हो रहे हो। इस स्लीप और अवेकनिंग के बीच का जो स्टेज होता है, ब्रेन वेव के दृष्टिकोण से देखे तो उसको थीटा वेव कहा जाता है। उस टाइम पे ब्रेन में थीटा वेव्स निकलता है जब ईजी मशीन लगाया जाता है उस टाइम पे। तो ये जो कॉन्शसनेस, ये जो चेतना है ना, ये बड़ी गजब की चीज है। सिगमंड फ्राइड को भी चेतना का ही कीड़ा काटा था सबसे पहले, और वुंड को भी यही कीड़ा काटा। शुरुआत ही यहीं से हो रही कि ये क्या चीज है। जैसे कोई चीज को हम माइंड में लाए, किसी विचार हम लोग के माइंड में आया, अभी आपके माइंड में ये विचार आ रहा है कि हम कॉन्शसनेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, या आपके माइंड में ये विचार आया कि अभी हमको आइसक्रीम खाना है, तो ये विचार अभी चेतन हो गया, आप इसको अटेंड किया, अटेंशन दिए, कॉन्शस हो गया। इसके बाद ये कहाँ चला गया, खत्म हो गया क्या, नहीं, कहीं चला गया जहाँ पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वो फिर जब आप उसको चेतन में लाइएगा तो वो आ जाएगा। तो यहीं से इन दोनों के बीच का बाउंड्री का शुरू हुआ था कि कॉन्शसनेस का कई पार्ट है, अलग अलग स्टेट है। जैसे पदार्थ का स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे चेतना के जो है ना कई स्टेट्स है, कई आयाम है। तो यहाँ पे वो शुरू हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे उस हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट की। तो वो यहाँ पे आता है, और कई साउथ में या कहीं पे कोई एक बाबा के आश्रम में जाता है। तो वो बाबा जो है अलग अपना मौज में रहते हैं, तो मतलब वो स्टेट में, अलग स्टेट में। तो ये क्या करता है ना, उनके सामने एलएसडी रख देता है। ये चेतना, अभी तक चेतना पे जो सबसे भीषण काम किया था ये उसी व्यक्ति ने किया था। ये पीछे पड़ गया था उसके कि पूरा जीवन लग जाए तो लग जाए, कॉन्शसनेस के बारे में हम सब कुछ पता करके रहेंगे। और जब इसको कॉन्शसनेस के स्टेट्स के बारे में पता चल गया तो सब छोड़ करके ये आदमी ये बन गया, बाबा रामदास। अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे तो ये आदमी जिंदा है, ठीक है। बाबा रामदास अंग्रेज है, हार्वर्ड का, हार्वर्ड ट्रेन साइकोलॉजी, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी, सबसे रेपुटेड जगह की। हुआ क्या कि एलएसडी लेकर के वहां पे पहुंच गया कि हमको पता लगाना है, हमको प्रयोग करना है। क्योंकि इसको पता था कि जैसे मेडिटेशन या कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन में वैसे ही केमिकल अपने आप रिलीज होते हैं। तो इसको वो चीज जानना था, सीखना था। तो वो बाबा क्या था, वो बाबा आधा किलो एलएसडी इसके सामने में उठा करके घपाक से मुंह में डाल दिया। अब ये शौक में है कि मर गया अगर, ये तो बाबा तो पागल पागल है क्या, ये अगर मर गया आधा किलो से एलएसडी, तो आदमी का सिस्टम फ्राई कर देगा वो, तो इंस्टेंट डेथ कर देगा वो। और उसके बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उस बाबा के ऊपर एलएसडी का, ऐसे हो गया जैसे चूड़ा खाए हो। तो इसका दिमाग पूरा घूम गया। तो बोला कि क्या है, मतलब इसके सिस्टम को ऐसा क्या हुआ कि कोई असर ही नहीं पड़ा एलएसडी जैसे। जैसे मान लीजिए शराब किसी को पिला दिया जाए भर के एक बाल्टी, जो कभी शराब नहीं पिया हो, और उसके बाद जो है ना उसको कोई असर ना हो, पानी की तरह रह जाए, तो आप शॉक नहीं हो जाइए कि ये क्या हो गया। तो कुछ ऐसा ही कहानी था। तो इसके बाद ना फिर क्या हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं चला। ये अपने चेतना की खोज को साइंटिफिक डिसिप्लिन से खोजने का विराम वहीं दे दिया। कुछ सालों के बाद पता चला कि ये बाबा रामदास बन गया और अपने जिंदगी में रम गया है। और हम लोग जो कॉन्शसनेस के बारे में रिसर्च पढ़ते हैं वो वहीं तक अभी रुका हुआ है जहां तक रामदास के पहले जो इनका नाम था वहां तक करके उन्होंने खत्म किया। तो इस कॉन्शसनेस को समझना जरूरी है स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो वुंड महोदय हैं, ये क्या करते हैं, तो इन्होंने बोला कि कॉन्शसनेस को समझना है, पहला कीड़ा तो यही काटता है, सबको काट लिया। तो इन्होंने बोला कि माइंड के एलिमेंट्स को समझो, कॉन्शसनेस को समझना है तो, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे माइंड के एलिमेंट्स, आप लोग लिख लीजिए। वुंट महोदय के अनुसार कॉन्शसनेस को समझने के लिए माइंड के एलिमेंट्स को समझना जरूरी था। वुंट महोदय के अनुसार कॉन्शसनेस, ब्रैकेट में आप चेतना लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्शसनेस को समझने के लिए माइंड के एलिमेंट्स को समझना जरूरी था। माइंड के एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे आप कोई खाना सर बना, एक बार और रिपीट सर कर फिर दीजिए। से बोलिए ना एक बार। वुंड महोदय के अनुसार कॉन्शसनेस को समझने के लिए माइंड के एलिमेंट्स को समझना जरूरी था। जरूरी है, जरूरी था नहीं, जरूरी है।
ठीक है, एक सेंटेंस लिख लिया। अब क्या है, ठीक है, अब समझिए कि एलिमेंट्स का क्या मतलब। जैसे आप सब्जी बनाए, ठीक है, मटर पनीर का सब्जी बनाया, उसमें क्या क्या डाले हैं, क्रीम डाले हैं, मटर डाले हैं, पनीर डाले हैं, चीज डाले हैं, बटर डाले हैं, जो भी चीजें हैं, दालचीनी डाले हैं, एक स्टार के जैसा कुछ होता है मसाला, स्टार के शेप का, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जावित्री कहते हैं शायद, हाँ वो डाले हैं, लौंग डाल दिए उसमें, अब गजब का चीज बना दिया, ठीक है। तो उस सब्जी के एलिमेंट्स क्या हुए, जो जो चीज आपने उसमें डाले। तो माइंड के एलिमेंट्स क्या है, जिन जिन चीजों से मिलकर के माइंड बना, ठीक है। तो इनका कहना था कि पहले माइंड के एलिमेंट्स को समझो, कि माइंड किन किन चीजों से मिलके बना है, विचारों से मिलके बना है, भावनाओं से मिलके बना है, एटीट्यूड से मिलके बना है, आखिर माइंड जो होता है क्या क्या चीजों से मिलके बनता है। तो पहले इसके एलिमेंट्स को समझो। तो इससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में जब मिलेंगे तो उससे चेतना का अलग अलग स्टेट पैदा होता होगा। ये इनका हाइपोथेसिस था, ठीक है। तो पहला चीज आपने लिखा कि माइंड के एलिमेंट्स को समझने का जरूरत है। अब दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए उसी के नीचे, क्योंकि दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, क्योंकि माइंड के एलिमेंट्स को क्योंकि माइंड के एलिमेंट्स को एनालाइज करके, एनालाइज का स्पेलिंग है ANALYZE, मतलब विश्लेषण करके, ठीक है। क्योंकि माइंड के एलिमेंट्स को एनालाइज करके चेतना का या फिर कॉन्शसनेस का, क्योंकि माइंड के एलिमेंट्स को एनालाइज करके चेतना या फिर कॉन्शसनेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, का वर्गीकरण किया जा सकेगा। वर्गीकरण किया जा सकेगा। अब देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म को इस तरीके से पढ़िएगा, कभी नहीं भूलिएगा। सब लोग ये कह रहा है कि मेंटल स्ट्रक्चर का स्टडी जो है स्ट्रक्चरलिज्म था। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, कैसे था, वुंड के दृष्टिकोण से देखिए कि राइटर ने पहली बार कैसे लिखा। आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल पता है क्या है, चैट जीपीटी पे डालिए, वुंड का पहला स्पीच क्या था, फ्राइड का पहला स्पीच क्या था, फ्राइड ने खुद से क्या कहा, उसको नहीं समझ में आता हिंदी में, वो चीज कर लीजिए। इससे बनाने वाले का दृष्टिकोण पता चलेगा, और वो सबसे अच्छा तरीका होता है चीजों को समझने का। दिक्कत क्या है, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश मीडियम में, एक तीसरा व्यक्ति होगा जो पता नहीं उसको कितना समझा होगा, नहीं समझा होगा, उसको अपनी समझ को उसको प्रेजेंट करके लिखेगा। तो जो बनाने वाला है, जो जीनियस था इस फील्ड का, जो आविष्कारक है, उसकी बात को डायरेक्ट क्यों ना पढ़ा जाए। अब हमको ये आज तक समझ में नहीं आया कि जो लोग किताबें लिखते हैं उसमें डायरेक्ट जो फ्राइड बोला है भाषण में, ठीक है, या जो वुंट जो बोला है, जो रिसर्च पेपर में लिखा है, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट कोट क्यों नहीं करते हैं। एक बॉक्स आइटम बना दो, वही लिख दो। लेखक को अपना इंटरप्रिटेशन या अपना ज्ञान देने की क्या आवश्यकता है। जरूरत तो ये है ना, अगर उसी तरीके से बेस्ट समझा जाए तो तुम वही उपलब्ध करा दो, लास्ट में रेफरेंस डाल दो। आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं होता, पर जिस दिन मेरे हाथ से किताब लिखाएगा ना, तो उसमें डायरेक्ट वो सब चीजें होंगी। तो इन्होंने ऐसे बोला कि माइंड के, पहला सेंटेंस जो आप लोग को लिखा है कि माइंड के एलिमेंट्स को समझना जरूरी है, दूसरा वर्गीकरण कर सकते हैं, तीसरा सेंटेंस लिखिए। ये पूरा का पूरा उनकी बात को हम पैराफ्रेज करके आप लोग को लिखा रहे हैं, जो उन्होंने स्पीच में बोला था अपने कॉन्फ्रेंस में, पहली बार जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कॉन्शसनेस के बारे में। तीसरी चीज लिखिए, सेकंड वाला सेंटेंस एक बार सुनाइए तुमको। क्योंकि माइंड एलिमेंट को विश्लेषण या एनालिसिस करने की चेतना को वर्गीकरण किया जा सके। हाँ, एनालिसिस करके चेतना का वर्गीकरण किया जा सके। अब लिखिए, अब माइंड के एलिमेंट्स को समझने और उसके आधार पर क्या बोले सर? अब माइंड के एलिमेंट्स को समझने और उसके आधार पर वर्गीकरण करने से
एलिमेंट्स को समझने एवं उसका वर्गीकरण करने से ठीक है, समझने एवं उसका वर्गीकरण करने से माइंड की अलग अलग संरचनाएं दिख रही थी। माइंड की अलग अलग संरचनाएं दिख रही थी। अब किसी चीज को देख लिए कि इसका 4 एलिमेंट है, किसी में ये ज्यादा है, किसी में ज्यादा, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है माइंड का। ठीक है, अलग अलग संरचनाएं दिख रही थी। संरचनाएं के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का स्पेलिंग तो पता ही होगा, नहीं तो एक बार क्लियर कर देते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है। माइंड की अलग अलग संरचनाएं, बगल में स्ट्रक्चर जरूर लिखिएगा, भले आप हिंदी में लिख रहे हो। ठीक है, जो लिख लिया है बढ़िया से एक बार सेंटेंस रिपीट कर दीजिए तो। अब माइंड के एलिमेंट्स को समझने और उसका वर्गीकरण करने से माइंड की अलग अलग संरचना या स्ट्रक्चर दिख रही थी। ठीक है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था कि मन या माइंड हो गया सर। किसी बड़े स्टेडियम या महल, या मन या माइंड किसी बड़े महल की तरह, बड़े मत लीजिए, किसी बहुत बड़े महल की तरह। ठीक है, किसी बहुत, जैसे मन या माइंड किसी बहुत बड़े महल की तरह अलग अलग स्ट्रक्चर्स से बना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से बना होगा। लिख लिए। जी। और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग मानसिक अनुभवों को व्यक्त करते होंगे। और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग मानसिक अनुभवों को व्यक्त करते होंगे। जिसका छूट गया है एक बार रिपीट कर दीजिए आप, जो कंप्लीट लिखे हैं ये लास्ट वाला सेंटेंस। क्या कशा? लिख लिए। ठीक है, किसी का नहीं छूटा। तो अब क्या हो रहा है समझिए, एक बड़े बिल्डिंग से छोटे 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 स्ट्रक्चर से बना बहुत बड़ा महल है, तो उसमें कहीं पे खंबा होगा, कहीं पे मीनार होगा, कहीं पे कुछ ये चीजें होंगी, तो अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलके बना है। तो हम लोग का वो माइंड है, और अलग अलग स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग साइकोलॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अलग अलग इमोशन को, अलग अलग मानसिक उन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरीके से जो है ना, ये चीजें जब करता है वो, तो क्या होता है, ये होता है और ये पता चलता है कि मन कैसे बना है, अलग अलग स्ट्रक्चर से बना है। तो इसी को तो स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। अब लास्ट लाइन लिख दीजिए। इसी दृष्टिकोण को स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद कहा जाता है। समझे? स्ट्रक्चरलिज्म को लोग माइंड से शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए, कि माइंड का अलग अलग स्ट्रक्चर है, बुक में वहीं से सेंटेंस शुरू होता है। वुंड महोदय ने कभी माइंड को गोल किया ही नहीं था। जैसे धनुष पे बाण चढ़ाते हैं लक्ष्य को भेदने के लिए, ठीक है। धनुष पे बाण इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि एक धनुष है और उस पे हमको बाण चढ़ा के बाण चलाना है। समझ रहे हैं बात? लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था चेतना। धनुष क्या था? माइंड। बाण क्या था? आपका दृष्टिकोण।
बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं आप? माइंड जो है, जैसे माइंड ही सब कुछ है, माइंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो माइंड को रास्ता बनाए थे कंससनेस को समझने का, ठीक है। तो अब लास्ट में लिख दीजिए इसका। अतः अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि चेतना को समझने के लिए उन्होंने माइंड को समझने का, चेतना को समझने के लिए उन्होंने माइंड को समझने का रास्ता अपनाया। अब तो ये बात तो ठीक थी कि सर ये तो अच्छा चीज है, ये तो समझ गए, ठीक है। क्लियर, समझ गए स्ट्रक्चरलिज्म को? कोई दिक्कत है स्ट्रक्चरलिज्म को समझने में यहाँ तक? नहीं सर। अब देखिए मेथड का क्या यूज किया, एक लाइन लिख लीजिए। इसके लिए इन्होंने इसी में लिखेंगे सर? हाँ लिख लीजिए। इसके लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया। ये भी जरूरी है नहीं कि आखिर कैसे पहचाना। आपसे जब आप बोल देंगे कि ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म में ये वो है, तो अगला आदमी पूछेगा कि ठीक है, आप बहुत अच्छी बात, हम समझ गए कि आप स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत गहराई से जानते हैं, क्यों किंतु परंतु सब कुछ समझ गए उसका। लेकिन ये बताइए कि जो माइंड के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि माइंड के ये एलिमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई किया? किसी थ्योरी का मदद लिया? क्या किया? तो नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का मदद लिया, ठीक है। तो मेथड में क्या आएगा? इंट्रोस्पेक्शन। हम लोग रिसर्च मेथड पढ़े, क्यों पढ़े? रिसर्च मेथड पहले ही क्यों पढ़े सर, बाद में क्यों नहीं पढ़ते? और कोर्सेज की तरह एक लाइन से पढ़ाते, जो मेरा मजबूत साइड होता है उसी को पहले पढ़ाते सर। रिसर्च मेथड ही पहले क्यों पढ़े? क्योंकि हमको पहले आप लोग को सिखानी थी भाषा, रिसर्च की भाषा। उसके पहले अगर हम अन्य चीजें पढ़ाते और आपको बोलते कि इस मेथड और इस मेथडोलॉजी का यूज किया, तो आप केवल सुन लेते और सुन के याद रखते। क्यों इस मेथड का यूज किया, इस मेथडोलॉजी का ही किसी ने क्यों यूज किया, यहाँ तक आप नहीं पहुंच पाते। इसीलिए पहला काम रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी का हम पढ़ाए आप लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया। हम लोग का ज्ञान मीमांसा क्या कहता है? चीजों को ही नहीं समझना है, चीजों को कैसे किया गया वो भी समझना है, मेथड और मेथडोलॉजी कितनी साउंड है वो भी समझना है। क्योंकि आपका विज्ञान, हम लोग क्या पढ़े थे? साइंस इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस में तभी सही होता है जब आप प्रोसेस को कितने अच्छे से किए हैं। तो इसीलिए मेथड और मेथडोलॉजी हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेथड और मेथडोलॉजी समझ गया, उसको अपने आप उस चीज का लिमिटेशन, कमी और स्ट्रेंथ जो है ना याद रहेगा। और जो इसको नहीं समझा है वो क्या करेगा? रटेगा बैठ करके नोट्स, ठीक है। तो मेथड मेथोडोलॉजी समझना है अच्छे से कि कोई भी चीज इसी मेथड से क्यों कहेगा। अब आपसे हम पूछ दिए स्ट्रक्चरलिज्म का, दिमाग लगाइए, कैलकुलेट कीजिए, याद मत कीजिए। स्ट्रक्चरलिज्म की क्या कमियां हो सकती है बताइए तो? जब इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया गया, आपको पता चल गया इस मेथड का, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की जो कमियां होगी वही स्ट्रक्चरलिज्म की कमियां होगी। तो जहां पे स्ट्रक्चरलिज्म फेल करेगा, जहां पे लागू नहीं होगा, किसके कारण फेल करेगा? इंट्रोस्पेक्शन के मेथड के कमियों के कारण फेल करेगा, ठीक है। कहाँ पे लागू करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, कहाँ पे नहीं लागू करेंगे, उसका लिमिट क्या है, सब कुछ आ गया हाथ में। तो अब 2 मिनट के लिए हम, या 1 मिनट के लिए हम चुप रहते हैं। आप लोग हमको जवाब दीजिएगा, वुंड के स्ट्रक्चरलिज्म की क्या संभावना हो सकती है कमी आने की? इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या चीज की कमी रह सकती है जिसके कारण वुंड के मॉडल में कमी आई होगी? अगेन, वुंट ने मैथमेटिकल इंट्रोस्पेक्शन का यूज नहीं किया था, हम एक हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ जनरल इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया था। क्योंकि वो हर्बर्ट की बात कही गई पर सुनी नहीं गई, ठीक है। हर्बर्ट ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसीलिए वो बात को रखा गया, सुना किसी ने नहीं, वो बात आई गई हो गई थी। तो सब लोग इंट्रोस्पेक्शन ना वो फिलोसफिकल वे में ही कर रहे थे। तो ये एक हिंट दे दिया आप लोग को। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि स्ट्रक्चरलिज्म के लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म फेल कर सकता है, और हम बताएं कि सही जवाब है या गलत।
क्या हुआ, किसी को नहीं हो रहा है क्या? सर अब क्या पूछे, यही समझ नहीं आ पाए हम लोग। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म समझ गए, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी। मेथड क्या यूज किया? माइंड के एलिमेंट्स को, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ मतलब माइंड के एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। तो माइंड के एलिमेंट्स को कैसे समझा जाए? इंट्रोस्पेक्शन का यूज करके बैठ गया और देखने लगा, ध्यान करके ऐसे बैठ करके स्थिर से सोचने लगा कि माइंड में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिर उसको लिख लिया होगा। क्लियर है? जी तो सर। इस मेथड का यूज करके उसने माइंड के सर्टेन एलिमेंट्स डिनोट किए। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, बाधा को पहचानना है, रिसोर्सफुलनेस देखना है, ये वो चीजें। तो उसने कुछ एलिमेंट्स निकाले होंगे, विचार निकाला होगा, अटेंशन निकाला होगा, मेमोरी निकाला होगा, बहुत सारी चीजें। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करके एक माइंड का स्ट्रक्चर इसने बना लिया और उसके हिसाब से बताया कि माइंड कैसे स्ट्रक्चर। अब मेथड यूज किया इंट्रोस्पेक्शन, तो इसके मॉडल में क्या कमी होने की संभावना है? कहाँ पे लग रहा है कि कुछ लूप होल हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज करने के कारण? कहाँ कमजोर पड़ रहा है इसका मॉडल? उसके चेतना में सर। कैसे, एक बार एक्सप्लेन कीजिए इसको, हम समझे नहीं आपका आंसर। सर कभी इंट्रोस ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो तो वो जो देखना चाह रहा है वो नहीं देख पाता हो। एग्जैक्टली, सब्जेक्टिविटी। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पीछे किसी ने क्या बोला था, किसी ने नकारा था इंट्रोस्पेक्शन को, क्यों नकारा था? यही बात, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंट्रोस्पेक्शन एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव मेथड है। विल्हेम वुंट ने सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का यूज करके माइंड के स्ट्रक्चर्स बनाए। विल्हेम वुंट के जगह यही काम कोई और व्यक्ति करता तो हो सकता है माइंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते। जैसे विल्हेम वुंट ने ये स्ट्रक्चर बताए, ABCDEFG जो भी होगा, दूसरा व्यक्ति करता तो हो जाता PQRSWXY, हो सकता था ना? इस मॉडल का फ्लॉ है सब्जेक्टिविटी। इस मॉडल का फ्लॉ है मुझे जो लगा वही सही है। क्या वैज्ञानिक रूप से ये साउंड है? मुझे जो लगा वो सही है, मेरा जो एजम्पशन है, जो मैंने सोच के जहां तक पहुंचा, उसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई नहीं किया, उसको प्रूफ नहीं किया, उसको लॉजिकली ये नहीं किया, एक मॉडल दिया, मतलब मुझे जो लगा वो ट्रू है, वो मेरी थ्योरी है। क्या विज्ञान ऐसे काम करता है? नहीं। फादर ऑफ साइकोलॉजी से ये एक्सपेक्ट कीजिएगा? नहीं। ठीक है, यही सोच रखना है हम लोग को। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, अपने जगह पे है, लेकिन आपने क्या किया? फादर भी गलतियां कर सकते हैं, इंसान है। ठीक है, तो यही चीज है, चीजों को देखना परखना, मतलब एकदम क्रैक्स को फाइंड करना और उसमें अपने दिमाग को घुसा देना, कहाँ पे क्या लिमिट हो सकता है, यही है। तो आपने पकड़ा एक फ्लॉ कि इनके मॉडल में सब्जेक्टिविटी हो सकती है। तो जब आपके मॉडल में सब्जेक्टिविटी होगी, मैं ही फादर ऑफ साइकोलॉजी और मेरा कथन साइकोलॉजी, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल डेटा का जो ग्राउंड है वो नहीं है मेरे पास, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, काम कर भी रही है, पर उसकी एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी 100% होगी नहीं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे ये चीजें फेल करेंगी। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा। ठीक है, बायस की बात आएगी। हालांकि इस पे आगे अन्य लोगों ने काम किया, सिर्फ वुंट का ही काम नहीं है। आगे स्ट्रक्चरलिज्म के नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अन्य लोगों ने काम करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की। कोई भी चीज, जैसे एरोप्लेन जब पहली बार बना था तो पहली बार में थोड़े ना सुपरसोनिक जेट बन गया था, धीरे धीरे टाइम के साथ बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था कि ऐसा ही था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म का एक फ्लॉ है, एक वीक पॉइंट है, इस तरीके से कि सब्जेक्टिविटी है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की ही कमजोरी है। तो जब हम मेथड को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो मेथड्स के प्लस और माइनस को जब समझते हैं, तो जो उस मेथड की कमजोरी होगी वही तो उस थेरेपी या उस दृष्टिकोण की कमजोरी होगी ना। बस यही समझिएगा कि मेथोडोलॉजी पे एकदम नजर रखिए और मेथोडोलॉजी पे चिंतन कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हमको ये देखना है
कि किसी का मेथोडोलॉजी क्या है और फिर गूगल में सिंपल सा सर्च करना है इस मेथोडोलॉजी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, या चैट जीपीटी पे, ठीक है, इस मेथड के क्या क्या लिमिटेशंस है। उसके बाद उसको उस थ्योरी से या उस थेरेपी से बैठ करके देखना है, मिलाना है। जब आप रिवाइज